अभी भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में भयंकर गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ठंड के बाद जब अचानक से गर्मी दस्तक देती है तो इसके बाद शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। कई बार लोग फ्लू का शिकार हो जाते हैं, जिसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। ये एक संक्रामक वायरस है जो नाक, गले और फेफड़े को प्रभावित करता है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रैवल भी करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो इन्फ्लुएंजा का शिकार है वो दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, सांस संबंधी बीमारियां आम हो जाती हैं। और अगर शरीर में इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो सर्दी, जुकाम का वायरस भी घातक हो जाता है। कुछ लोग तो इस वायरस के बहुत जल्द शिकार होते हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में आसानी से फैलता है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर फ्लू के दौरान ख्याल ना रखा जाए, इसे इग्नोर कर दिया जाए, तो मौसमी फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा फैल सकता है। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्फ्लुएंजा क्यों फैलता है, इसके बारे में डॉक्टर से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंकिता वैद्य हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनके पास चलते हैं। डॉक्टर अंकिता, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा के बारे में बताएं, आखिर ये मर्ज क्या है? देखिए, इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस होता है वो आपकी सांस की नली नली को प्रभावित करता है। तो इसके जो लक्षण हम देखते हैं आमतौर पे कॉमन कोल्ड की तरह होता है, जैसे बुखार होना, गले में खराश होना, जुकाम होना, खांसी होना। बट अगर ये बहुत सीवियर तरीके से होता है किसी कारण से, जैसे किसी की इम्यूनिटी अगर कम है, या पहले से लंग वीक है, या डायबिटिक पेशेंट है, एल्डरली है, जैसे बूढ़े लोग या बच्चे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से कम होती है इस वायरस से लड़ने में। इसमें हम देखते हैं कभी कभी निमोनिया जैसा घातक रूप भी ले सकता है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या आईसीयू रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है। तो ऐसे हम आमतौर पे इसे फ्लू वायरस के नाम से भी जानते हैं। बट ये घातक भी हो सकता है, स्पेशली अगर इन्फ्लुएंजा ए और बी के स्ट्रेन की हम बात करें, जो आजकल हम देख रहे हैं कॉमनली फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, जिसमें H1N1 या स्वाइन फ्लू का वायरस भी आता है, जिसे हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। वो भी एक इन्फ्लुएंजा का ही वायरस होता है, एक फ्लू वायरस ही होता है, और दूसरा इन्फ्लुएंजा बी। ये दो तरह के वायरसेस ज्यादा आमतौर पे देखे जाते हैं कि सीरियस बीमारी का रूप ले सकते हैं। लेकिन ये मौसम बदलने के समय ही ज्यादा एक्टिवेट क्यों होता है? देखिए, जब मौसम बदलता है तो हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोग परहेज छोड़ देते हैं जब सर्दी जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती है। ये वायरस जो है, ये एक संक्रमण आपस में पास रहने से, खांसने छींकने से, अगर किसी को हल्के फुल्के भी लक्षण है, ऐसा भी होता है कि बहुत बारी सबको बुखार नहीं आता तेज, बट सिर्फ कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, लाइक गले में खराश है, जुकाम है। तो मौसम बदलता है, लोग मिलते जुलते हैं आपस में, और उस समय ये वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है, क्योंकि परहेज कम हो जाता है लोगों में। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक एलर्जी का शिकार हो रहा है मौसम बदलने से, जी। जबकि ये इन्फ्लुएंजा होता है। कुछ लोगों में माइल्ड सिम्टम्स होता है, वो परहेज नहीं लेते हैं और दूसरे आसपास के लोगों में फैल जाते हैं। तो यही हमें देखने को अभी मिल रहा है इस एक चीज। कॉलर अभिषेक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। उनका क्या सवाल है? अभिषेक, क्या सवाल है आपका? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? चलिए, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी कॉलर्स भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? आपका क्या सवाल है? सर नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और ये काफी दिनों से है। खास करके जब ये मौसम बदल रहा है तो हल्का सा नजला भी रहता है, और दिक्कत होती है गले में थोड़ी। जी, डॉक्टर से क्या करना चाहिए इसमें, ऐसे में अभिषेक को? कि अगर किसी को मौसम बदलने के दौरान खाली सर्दी जुकाम होता है, तो एलर्जी भी हो सकता है, और स्पेशली अगर काफी समय से चल रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ टेस्ट होते हैं जो हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और अकॉर्डिंगली अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उसका बचाव के लिए भी बताते हैं। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए इसमें वैक्सीनेशंस है अवेलेबल, और जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनमें बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये भी एक रीजन होता है, बार बार इन्फेक्शन होना या एलर्जी जैसी शिकायत होना। सो उस कंडीशन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन से भी बचा जा सकता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं।
घर में क्या बीटाडाइन से गार्गिल करना या इस तरह के कई ऐसे नुस्खे हैं जो हम घर में अपनाते हैं? बीटाडाइन का गागल मैं कहूंगी कि बहुत कॉमनली नहीं करना चाहिए। जी। ये एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, सो अगर गागल करना भी है तो नमक के पानी से करें, गुनगुने नमक के पानी से करें, जिसे हम मेडिकल टर्म में वार्म सलाइन गागल कहते हैं। वो मदद करता है। स्टीम वगैरह लेने से भी, ये नेचुरल चीजें हैं, स्टीम लेने से भी आपका जो कंजेशन होता है नोज में या साइनसिस में कंजेशन होता है उसमें भी आराम लगता है। और जैसा आप बता भी रहे हैं कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं, जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड लक्षण होते हैं, वो आपस में फैलते हैं इस सीजन में खांसने और छींकने से। सो अगर उससे भी बचाव रखा जाए, जैसे अगर आसपास आपके कोई इस तरह की लक्षणों से ग्रसित दिख रहा है तो आप एटलीस्ट मास्क पहन लो और सामने वालों को भी प्रेरित करें कि वो भी बचाव ले। मुझे लगता है कि ऐसे आम दिनों के तौर पर भी हमें, जैसे हमने कोविड के समय में किया था, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और खासकर तब जब मौसम बदल रहा हो और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हर जगह ऐसे एक्सपोजर्स पॉइंट होते हैं जहां पर इंसान एक्सपोज होता है और ऐसे संक्रमण की चपेट में आ सकता है। तो मौसम बदलते समय क्या इसे जनरल यूज में लाना चाहिए, हम हैंड सैनिटाइज करें और मास्क भी रखें? जनरल यूज से ज्यादा अगर किसी को भी थोड़े बहुत भी लक्षण है, जैसे जुकाम हो रखा है या खांसी हो रही है या हल्का बुखार है, वायरल जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस समय अगर मास्क लगा लेते हैं तो आपके परिवार, आपके दोस्त लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के वायरसेस इन्फेक्शन जो है ना आपस में एक दूसरे से इस तरह फैलते हैं, इसलिए इसका जो संक्रमण होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से होता है, इसलिए इनको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो अगर हल्के फुल्के भी लक्षण है, कोई जरूरी नहीं है बहुत तेज बुखार हो, बहुत ज्यादा खांसी हो, बट हल्के फुल्के भी लक्षण है और मास्क पहन लेते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं, कोशिश करते हैं एक थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करते हैं, तो इससे जरूर आपके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को बेनिफिट होता है और ये बीमारी आसपास आपके घरों में नहीं फैलती। एक कॉलर बबन सिंह हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं, आपका सवाल क्या है? यही सवाल है कि सर जी मेरा कफ का शिकायत है, सालों बराबर होता है और कभी कभी सोचो पानी नाक से टप टप गिरने लगता है। अच्छा, रनी नोज और कफ की शिकायत है आपको? जी। और ये कफ की शिकायत कब से है? ये है 5-6 महीने से। 5-6 महीने से? हाँ, और नाक से पानी कभी कभी अचानक या सुबह में टप टप गिरने लगता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इसमें? इनकी आवाज काफी कम थी, क्या सवाल? इनका सवाल ये है कि इनको 5-6 महीने से कफ की शिकायत है और अचानक से रनी नोज जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, नाक से पानी चलना लगातार, तो ऐसे में क्या उपाय ये करें और क्या प्रिकॉशन लें? देखिए, बेसिक उपाय जो रहता है, जो इम्यून रिलेटेड रहता है, खान पान पे ध्यान, गरारे करना और स्टीम लेना, ये चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 6 महीने से खांसी है तो इसका भी चेक होना चाहिए, एक एक्सरे होना चाहिए। सो आपके जो आसपास फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करें इस मामले में। दूसरा, नाक बार बार बहना या नेजल कंजेशन होना एलर्जी का भी एक लक्षण होता है और कभी कभी साइनसिस में भी कंजेशन होने से इस तरह के लक्षण होते हैं, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देना पड़ता है इस कंडीशन में। अगर कुछ साइनसिस में कुछ इन्फेक्शन हो या लंबी एलर्जी की दवाई देनी होती है। बट आमतौर पे डे टू डे एक्टिविटी में आप अपने थ्रोट को क्लियर रख सकते हैं, तो उसके लिए सुबह शाम गागल करना, स्टीम लेने से भी नाक नेजल कंजेशन में फायदा मिलता है। उसमें आप कुछ रेस्प्यूल्स आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, जैसे इजी ब्रीथ वगैरह अगर सूट करता है तो उस टाइप की चीजों को डाल के आप ले सकते हैं स्टीम, तो उससे नोज आपका डिकंजेस्ट होता है। जी मेरा एक सवाल है, मैं दिल्ली एनसीआर वालों की तरफ से ही पूछ लेता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर है दिल्ली एनसीआर में, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में काफ़ी होती है कि दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है। एयर ख़राब है, इसकी वजह से एलर्जी होना, गले में इन्फेक्शन होना, गले में इचिंग होना, सांस चढ़ने की प्रॉब्लम होना, थकान रहना, ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जो भी काम चल रहा है, सरकारें कर रही हैं कि इस पे हम वर्क करें। हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय करें ज़्यादा, जिसमें जैसे ओपन एयर एक्सरसाइज की जगह क्लोज्ड सिस्टम में एक्सरसाइज करना, या जहाँ बहुत हाई ट्रैफिक एरिया है वहाँ पर आप जॉगिंग ट्रैक वगैरह करने से बचें। ग्रीनरी एरिया जो है, ग्रीन एरिया है, वहाँ पर आप एक्सरसाइज करें तो बेटर रहता है। दूसरा, कुछ पोल्यूशन रिलेटेड मास्क भी आती है, तो जिनको दमे की शिकायत है या सीओपीडी, एक लंग की बीमारी होती है, इस तरह की शिकायत है,
उनको वो इस तरह के मास्क, जब हैवी हैवी पोल्यूशन का टाइम चलता है, जैसे विंटर्स का टाइम हुआ, दिवाली का टाइम हुआ, जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है दिल्ली शहर में, तो उस समय इस तरह के मास्क पहन के बाहर निकलने से बेनिफिट मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा जो हेवी एक्टिविटीज जिसमें हम बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं, जिस तरह की चीज मैंने बताई, एक्सरसाइजिंग वगैरह, जॉगिंग, ये सब चीजों को इंडोर एक्टिविटीज में रखें। और कुछ एयर प्यूरिफायर होते हैं या वाटर स्प्रिंकलिंग की चीजें होती हैं, उस तरह की चीजों को आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, जिससे कि डस्ट, जो इंडोर पोल्यूशन है, उसको भी कंट्रोल में रखा जा सके। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल से, उनके पास चलते हैं। आकाश, क्या सवाल है आपका? मेरी आंखों, मेरी ना नसें बहुत कमजोर होती है आंखों की। आंख की नस क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। समझा नहीं, आप थोड़ा डिटेल से बताएंगे प्लीज। मेरी दिमाग की जो नसें ना वो कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती हैं? तो आपको दिक्कत क्या होती है इससे? इससे मेरी सिर्फ आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों में प्रॉब्लम होती है? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या प्रॉब्लम होती है? नजर में इशू होता है, कोई और प्रॉब्लम मतलब होती वीक हो है? जाते हैं, पानी आता है? आंखों के मतलब कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, तो एक जी अपना सवाल पूरा कीजिए जी। आंखों में प्रॉब्लम, मतलब कि आंखों के मतलब कमजोर हो जाते हैं इससे। ठीक है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपको आंख से जुड़ी हुई दिक्कत है और आंखों के कुछ नस रिलेटेड कुछ इशू बता रहे हैं। आंखों के टेक केयर के लिए क्या करना चाहिए, एक छोटा सा आप इन्हें कुछ अगर बता पाए डॉक्टर। हाँ, एक तो जैसे आईज के लिए हम ये जानते हैं, आई की हाइजीन। बहुत लंबे समय तक जब हम कंप्यूटर या फोन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक ड्राई आई की प्रॉब्लम काफी कॉमनली देखी जा रही है आज के यंग जनरेशन में, स्पेशली क्योंकि स्क्रीन टाइम उनका काफी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में बहुत जरूरी है कि स्क्रीन टाइम से ब्रेक लिया जाए। दूसरा, कुछ जब इस तरह का ड्राई आई की प्रॉब्लम रहती है किसी को, जब आई के डॉक्टर को एग्जामिन कराते हैं तो उस तरह के कुछ लक्षण दिखते हैं, तो उसमें आई लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, एंड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी से भी मिलते हैं। उसको दिन में 3-4 बार यूज कर सकते हैं, जिससे आई की जो लेयर है वो मॉइस्ट रहे और ड्राई आई की प्रॉब्लम हटे। कुछ ग्लासेस आते हैं, किसी का ऐसा प्रोफेशन है जिससे वो लॉन्ग टर्म उनको स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, जैसे ब्लू कट ग्लासेस वगैरह कहते हैं, वो भी बेनिफिशियल होता है। तो मेनली आज की डेट में हम देखते हैं स्क्रीन टाइम, पोल्यूशन भी एक इरिटेंट होता है आईज के लिए। आईज को बीच बीच में गर्मियों के टाइम पे भी ठंडे पानी से अगर वॉश करते रहें तो क्लीन रहती है आईज आपकी, और इस तरह के पोल्यूटेंट से इकट्ठा नहीं होते हैं। किसी नहीं, को आई अगर में इन्फेक्शन प्रॉपर अगर कुछ ज्यादा इशू हो रहा है तो आपको प्रॉपर केस इन्वेस्टिगेट डॉक्टर्स को कराना चाहिए, दिखाना है, डॉक्टर्स को दिखाना बिल्कुल चाहिए, तुरंत डॉक्टर्स को डॉक्टर से दिखाना, कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर्स को दिखाना। जगदीश इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान हनुमानगढ़ से, उनके पास चलते हैं। जगदीश जी, क्या सवाल है आपका? हमारा तो यही है कि स्वास्थ्य के लिए पूछ रहे हैं क्या, जैसे कोई दुगना पेट दुगना, कब्ज रहना, ये इनका इलाज थोड़ा डिटेल में बताइए, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल से बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। ऐसा जी, हमारी एक तो दुख रही है 3-4 सालों से ही, उसकी वजह से पेट में दर्द रहता है। अच्छा, चूंकि जगदीश जी आज इन्फ्लुएंजा से जुड़ी शिकायतों का हम समाधान कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ मिलके, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए, दोबारा जगदीश जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो होता है इन्फ्लुएंजा में, वो क्या होता है डॉक्टर? इन्फ्लुएंजा का जो कॉमन फैक्टर है जिसके वजह से ये हर साल सर्दी आते समय और सर्दी के जाते समय देखने को मिलता है, क्यों मिलता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जो आरएनए वायरस है, जिसमें हम बहुत समय समय पे म्यूटेशंस देखते रहते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंजा वायरस अपना रूप हर साल बदलता है कुछ लिमिटेड स्तर पे। उसके लिए उससे जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो हर साल हम देखते हैं। ऐसा है कि अगर किसी को पिछले साल फ्लू हुआ, इस साल भी फ्लू हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन में चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लुएंजा अपना रूप बदलता है, लोगों में फैलने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जिसको पहले भी हो चुका है, 6 महीने पहले हुआ, हो सकता है उसको भी दोबारा हो जाए, क्योंकि उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो मौसम बदलने के साथ अलग अलग स्ट्रेन्स इसके सर्कुलेशन में आते हैं। जैसा मैंने बताया, ठंड सर्दियों से गर्मियों में जब आते हैं तो इंसान
परहेज चेंज कर देता है। जो हम ठंडा पानी नहीं पी रहे थे 1 महीने पहले, अब लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, स्वेटर्स चले जा चुके हैं। तो ये जो मिडवे का टाइम होता है ना, इस समय दोनों समय में हम देखते हैं, जैसे गर्मियों से सर्दियां आ रही है तो भी इन्फ्लुएंजा काफी एक्टिव होता है, और सर्दियों से गर्मियों में जा रहे हैं तो भी इन्फ्लुएंजा काफी एक्टिव होता है, क्योंकि एक तो स्ट्रेन वायरस में अपना जो बदलाव आता है समय समय पे, उसके कारण ऐसा होता है। और दूसरा जो होस्ट फैक्टर, यानी कि जो हम अपने परहेज में चेंजेस करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आती है इस समय, उसके कारण ये सारे परहेज मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से आजकल इम्यूनिटी भी बहुत चैलेंज हो गया है, और इम्यूनिटी बहुत स्टेक पे रहती है हमारी, खासकर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हम पा रहे हैं। महेंद्र सिंह जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जोड़े, उनके पास चलते हैं। महेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? महेंद्र जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हेलो। हाँ महेंद्र जी, आपका सवाल क्या, पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जो ये अभी जो वायरल चल रहा है बच्चों में, ये किस वजह से चल रहा है सर? अभी क्या बच्चों में उल्टी, दस्त होना, ये कई प्रकार की वो चल रहे थे, तो बच्चों में वायरल बहुत कॉमन देखा जा रहा है अभी के सीजन में, क्यों? डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, बच्चों में, बच्चे जैसे डे केयर में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, आपस में काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेल कूद करते हैं, तो बच्चों में आमतौर पे भी देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। और इन्फ्लुएंजा के अलावा भी और भी अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, और कभी कभी उनमें निमोनिया भी कर सकते हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी भी बच्चे को इस तरह के लक्षण है तो बच्चे के डॉक्टर से जरूर मिलना है और उसका चेक कराना है कि उनको सांस की दिक्कत तो नहीं हो रही है, फेफड़े में कोई ऐसी आवाज तो नहीं है। तो इस सीजन में हम देखते हैं बच्चों में तरह तरह के वायरस, जैसे एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा में भी आजकल जो हम देख रहे हैं सर्कुलेशन में वो ज्यादा है इन्फ्लुएंजा बी वायरस, राइनो वायरस। तो बहुत तरह के वायरसेस बच्चों में सक्रिय होते हैं और बच्चों को इन्फेक्ट करते रहते हैं उनके बच्चों की लाइफस्टाइल के कारण। जैसे बच्चे, जैसा मैंने बताया, नर्सरी में, डे केयर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेल कूद करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बट वायरसेस बहुत तरह के होते हैं बच्चों में, और इसकी जांच होते हुए उसका इलाज होना चाहिए। अगर तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन बच्चों को नहीं करना चाहिए। सतर्कता क्या बरतें अगर बच्चों को इस तरह की बीमारी हो रही है, तो क्या परहेज? बिल्कुल, तो सबसे जरूरी है उस समय उसकी डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज होती है, बच्चों का खान पान उस समय डिस्टर्ब हो जाता है जब उनको हाई फीवर चल रहा होता है। दूसरा, अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाना है या इन्फेक्शन के डॉक्टर को जरूर दिखाना है, कि कुछ कभी कभी जैसे इस तरह के वायरसेस होते हैं तो उनको इम्यूनिटी कम होती है बच्चों की ना, तो उनको लंग्स में निमोनिया की शिकायत भी आ जाती है, वो सांस की दिक्कत चल रही होती है, जो हमें आमतौर पे घर बैठे नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे। तो डॉक्टर को दिखाना है और बच्चे के खान पान की चीजों को ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना है। ज्यादातर बच्चों में आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से ही देना है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना। तो ये चीजों का ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे पास आया है, वो ये है कि खाना खाने के बाद चेस्ट से कंजेशन जैसा फील होता है। जब भी कुछ गर्म खाते हैं तो उसके बाद हल्का कफ आना या चेस्ट में घरघराहट की आवाज शुरू हो जाना, ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है? ये बहुत बारी एक हमारी बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि खाना खाने के बाद जो खाना है वो ऊपर फूड पाइप की तरफ चढ़ता है और गले को इरिटेट करता है हमारा, वो एसिडिक रिफ्लक्स होता है। इसे हम एसिडिटी नहीं कहते, इसे हम रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इसका सिम्टम इस तरह का होता है कि खाना खाने के बाद, लेटने के बाद खांसी होती है, या रात में आप जैसे लेटते हो खांसी होती है उसके बाद, या गले में वॉइस में सोरनेस लगती है, गले में खराश जैसी फील होती है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरह का है तो खांसी, एक तो भाई डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं अपने कि कुछ और मिस तो नहीं हो रहा। बट हाँ, इसमें बहुत बारी रिलेशन लंग्स का नहीं होता, एक रिफ्लक्स डिजीज हम कहते हैं, GERD कहते हैं मेडिकल टर्म में, और इसमें इस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं हम। एसिडिटी की दवाइयाँ और रिफ्लक्स की दवाइयाँ हेल्प करती हैं इस तरह चीज, पर डॉक्टरी सलाह से ही करनी है। तो प्रॉब्लम है तो इसका जरूर चेकअप करें इस चीज को। उसको चेकअप करा के फिर डॉक्टरी सलाह से दवाई ली जा सकती है और क्योरेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम हो जाता है। जी, हमने कॉज की बात कर ली। अगर हम इसमें सतर्कता की बात करें कि और इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें, तो इन्फ्लुएंजा से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, इसमें विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। तो नेचुरल सोर्स विटामिन सी का क्या है, हम जानते हैं साइट्रस फ्रूट्स है, आंवला है, टोमेटोज है। सो इस तरह की चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करें।
एंटीऑक्सीडेंट्स हम जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये सब चीज़ें नेचुरल सोर्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन डी लेवल्स अपना टाइम टू टाइम चेक कराएं, उसकी अगर जरूर कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स लें। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास सही समय पे अगर डायग्नोज करते हैं तो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। एक ऐसा एंटीवायरल है जो कि बड़ा कारगर साबित होता है, इसको अगर 48 घंटे के पहले दिया जाए तो डायग्नोसिस के बाद, तो ये डॉक्टरी सलाह से ही लेना है। अगर कुछ ऐसी बीमारी लगती है, इन्फ्लुएंजा जांच में आता तो दी जाती है। साथ ही साथ इसका प्रिवेंशन भी अवेलेबल है जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिनका एज ज्यादा है, 50 साल से ऊपर है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट, बच्चे हो गए, या जिनका प्रोफेशन ऐसा है, जैसे मैं बात करूं, मैं एक डॉक्टर हूँ, हेल्थ केयर वर्कर हूँ, या जिनका प्रोफेशन बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग में है, वो इस तरह की वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। और ये यूजुअली एनुअल वैक्सीनेशन होता है, हर साल लगता है, और इससे आप इन्फ्लुएंजा के सीवियर डिजीज से डेफिनेटली बचे रहते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, जैसे कि अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण आते हैं तो उस वायरस का लोड इतना कम होता है वैक्सीनेशन के बाद कि आपके परिवार वालों को होने की चांसेस भी कम होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं वैक्सीनेशन के। सो इन्फ्लुएंजा में दोनों चीजें हैं। और बाकी हम जानते हैं इसका जो प्रिवेंशन है, रेस्पिरेटरी वायरस है, तो अपने अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस हमने सीखे हैं, सांस का जो मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, ये सब बिल्कुल करें जो हमने कोविड एरा में सीखा है। इसको कैरी ऑन करने से भी इसका जो फैलने की गति है इसको रोका जा सकता है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा का टीका जो है कब कब लगाना चाहिए? कि साल में एक बार, 2 बार? और बाय एज का प्रोसेस क्या होता है? जैसे अगर 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो किनको जरूरी है, किनको जरूरी नहीं है? सो एज पर अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है वो 50 साल से ऊपर तो लोगों को लगना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कि उनको कोई भी अन्य बीमारी नहीं भी हो तो भी 50 साल से ऊपर है तो उनको साल में ये वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चों को लगनी चाहिए, जिनकी लंग्स खराब है उनको लगनी चाहिए, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, ये सारी लिस्ट मैंने आपको अभी जस्ट भी बताई थी, इन सबको लगनी चाहिए। साल में एक बार लगता है। प्रेफर करते हैं हम अपने पेशेंट्स को कि अगस्त में जब ये वैक्सीन लॉन्च होती है इंडिया में, इसके 2 स्ट्रेन्स आते हैं, नदन आते हैं और सदन आते हैं। तो नदन यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का स्ट्रेन, जो कि हाफ इंडिया हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हर अर्थ के, तो इसका स्ट्रेन जो है यूजुअली अगस्त में लॉन्च होता है। तो अगस्त में जब ये स्ट्रेन आता है उसी समय अगर लगता है तो इसका प्रोटेक्शन पूरा थ्रू आउट द इन्फ्लुएंजा के पीरियड में होता है। तो अगस्त में लगाना चाहिए। बट किसी कारण से नहीं लगा और आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो हम फरवरी मार्च में भी लगाते हैं, उस समय सदर्न स्ट्रेन आता है, ज्यादातर केसेस में मैच करता है वो नदर्न स्ट्रेन से। बट इन केस नहीं करता है तो हमें रीवैक्सीनेशन की कभी कभी जरूरत पड़ती है हाई रिस्क पेशेंट्स, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क है कि अगर उनको इन्फ्लुएंजा हो तो सीवियर डिजीज हो सकता है, यानी निमोनिया हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स अगस्त में लगना चाहिए। जी, हमारे साथ फूलचंद एक कॉलर जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। फूलचंद जी, सवाल क्या आपका? फूलचंद जी, आपको आवाज आ रही? मुझे लगता है शायद उनका फोन कट गया है। एक और सवाल आपसे डॉक्टर अंकिता जानना चाहेंगे कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कितना बड़ा फैक्टर है इस तरह के वायरल के लिए और इन्फ्लुएंजा के लिए? मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई है, काफी चेंज हुई है लोगों की। जो हम पहले हेल्दियर साइड में थे उसमें अब जंक फूड्स काफी इंक्लूड हुए हैं, पोल्यूशन इंक्रीज हो गया, वो भी हमारे लंग को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। और उसके कारण जो इस तरह के वायरसेस हैं जो पहले सिंपल फॉर्म में आके कॉमन कोल्ड की तरह आके चले जाते थे, अब हम देखते हैं उसके कारण काफी लोगों को दिक्कत होती है, निमोनिया होता है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा है, हमारी नेचुरल जो इंटरनल स्ट्रेंथ है इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने को, उसको भी प्रभावित कर रहा है मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हम देखते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और दर्शकों को जागरूक करने के लिए और उनके सवालों का जवाब देने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com पर।